अभी वक्त हुआ है प्रोग्राम जियो पाकिस्तान का, जिसमें हमें ज्वाइन करेंगे उसामा और हुमा। हुमा और उसामा, कैसे हैं आप और आज क्या कुछ होगा आपके प्रोग्राम में? अस्सलाम वालेकुम हिफ्जा और अशर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आज यकीनन हम यौम आशूर के बारे में ज़रूर बात करेंगे। जो मरकजी जुलूस हैं मुख्तलिफ शहरों में, उनके बारे में बात होगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे होंगे बड़े शहरों में। कराची की हम बात करेंगे, पेशावर की, कोयटा की, रावलपिंडी की और मुल्तान की भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ सियासत की भी बात होगी, क्योंकि खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। और हमारे साथ जावेद हाशमी साहब होंगे। मखदूम जावेद हाशमी बहुत अहम किरदार है, जो पिछला धरना हुआ था तहरीक इंसाफ का और उसके बाद उन्होंने रुख ही बदल दिया था सारी गुफ्तगू का। उनसे भी हम बात करेंगे। और फैसल सब्जबारी एमक्यूएम के रहनुमा भी हमारे साथ। और अगर उसामा मुझे 1 मिनट दे दें तो मैं बता दूं कि थोड़ी सी और चीजें क्या करनी है। जैसे कि हमने क्रिकेट पे भी बात करनी है, जावेद मियादाद और शाहिद खान आफरीदी की जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी क्या डेवलपमेंट्स हैं, उस पर भी हमने बात करनी है। और कल पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट क्रिकेट मैच भी है, पहला डे एंड नाइट क्रिकेट मैच भी है, और इस पर भी हम बात करेंगे। और बात हम इसके ऊपर करेंगे मोहम्मद यूसुफ साबिक कप्तान से। और हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है वो भी हमारे पास है। लेकिन सबसे पहले जियो पाकिस्तान की टॉप स्टोरीज। यौम आशूर पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जुलूसों की सख्त निगरानी, जामा तलाशी और डबल सवारी की बंदिश के साथ जदीद तरीके भी अपनाए गए हैं। दिन अमन सुकून से गुजरे, सभी की कोशिश यही है। फिलहाल कोई साथ नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद करने की कॉल से पीछे नहीं हट रही। इमरान खान इतने पुरएतमाद क्यों हैं, जावेद हाशमी से जानेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान की पार्लिमानी हकीकत तस्लीम कर ली गई, क्या बतौर सियासी हकीकत भी वजूद रखती है? वोटर्स को किस तरह आमादा करेंगे? मुत्तहिदा पाकिस्तान की हुकूमत अमली का जायजा लेंगे। और इन फॉर्म पाकिस्तान आउट ऑफ फॉर्म वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मुकाबले के लिए तैयार। पहली बार डे एंड नाइट टेस्ट खेलने वाले प्लेयर्स तारीखी जीत के लिए पुरअज़म दिखाई देते हैं। जिस तरह पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आज के दिन की बहुत अहमियत है, बहुत अकीदत है, इस पूरे महीने की है, और खास तौर पर इन 2 दिनों की, कल के दिन की भी बात की 9 मुहर्रम की और आज 10 मुहर्रम हराम है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, इसका जायजा लेंगे। शोहदा करबला की याद में आज मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस निकाले जा रहे हैं। अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से शुरू हुआ और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया, ईरानिया, खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में मातमी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ और अपने रिवायती रूट पर रवां दवा है। सीपीओ लाहौर के मुताबिक शहर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सख्त तरीन इक़दाम किए गए हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग के खुसूसी इंतजाम हैं। शहर में जदीद 270 कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों के अलावा डॉल्फिन फोर्स स्पेशल ब्रांच के साथ रजाकार भी हिफाजती इंतजाम अंजाम देंगे। मुल्तान में ताजिए का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हैदरी से बरामद हुआ। मियांवाली में यौम आशूर का मरकजी जुलूस वादी इस्लाम से निकला। टोबा टेक्सिंग में मरकजी मातमी जुलूस 10 बजे इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होगा। और इसी तरह तमाम छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस बरामद होंगे, इंतजामात किए गए हैं। और हम मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदों से भी इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कराची की बात करेंगे, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का। जवाद शुएब हमें ज्वाइन करें, जी न्यूज़ के नुमाइंदे। जी जवाद, हमें बताइएगा कि क्या इंतजामात हैं, खासतौर पर सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? जी हुमा, शहर कराची में भी यौम आशूर का मरकजी जुलूस जो है वो बरामद हो चुका है। जुलूस से कबल जो है वो नश्तर पार्क में मजलिस बर्पा हुई, जिससे अल्लामा तालिब जौहरी ने खिताब किया। मजलिस से अपने खिताब में अल्लामा तालिब जौहरी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके रुफ़क़ा कार की शहादत और उनकी कुर्बानियों पर रोशनी डाली। मजलिस के अख्ताम के बाद जो है वो शबीए अलमो जुल्जना और मातम का जुलूस जो है वो नश्तर पार्क से बरामद हो चुका है। और इस वक्त जुलूस जो है वो महफिल शाह खुरासा से होता
गुजरता हुआ नुमाइश चौरंगी पहुंच रहा है। जुलूस का पहला अलम जो है वो नुमाइश चौरंगी पर पहुंच चुका है, जबकि इसके पीछे जो है वो बोतराब स्काउट्स की क़यादत में जुलूस जो है वो अज़ादारान हुसैन लब्बैक या हुसैन की विर्द करते हुए नुमाइश चौरंगी पहुंचना शुरू हो गए। जबकि जुलूस में बड़ी तादाद में बच्चे और ख़वातीन भी शरीक हैं, जो शबीए अलमो जुल्जना और ताबूत की ज़ियारत भी कर रहे हैं। इस जुलूस में जंजीर जनी भी की जाएगी, सीना कोपी और मातम भी किया जाएगा। जुलूस की और मजलिस के मौके पर इंतहाई सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जो है वो नश्तर पार्क, अहमद जिन्ना रोड, नुमाइश चौरंगी, सदर और खारदर तक इसके तमाम रास्तों के अंदर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। जबकि जो अहम बुलंद इमारतें हैं उन पर जो है स्नैपर्स भी बैठाए गए हैं। लोग मुतमईन नजर आ रहे हैं, कल के दिन की तरह आज भी लोग मुतमईन हैं। जी निस्बतन जो है वो लोग मुतमईन नजर आ रहे हैं, और उसकी वजह ये भी है कि शहरियों का ये कहना है कि हमारी जब सुबह हम यहाँ पर आए, हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा इस दफ़ा मोबाइल सर्विस भी बंद नहीं हुई। ये कामयाबी है सिक्योरिटी इदारों की, रेंजर्स की, पुलिस की, दीगर सिक्योरिटी इदारों की, कि मोबाइल सर्विस बंद नहीं हुई। लेकिन 8 और 9 मुहर्रम का जुलूस से उसने खूबी जो है वो सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी के साथ जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। और आज यौम आशूर के हवाले से भी लोगों का यही कहना है कि अगर इंतजामिया मुस्तैद है तो खैर और तहफ़्फ़ुज़ के साथ जो जुलूस अपनी इख्तितामी मंजिलों तक पहुंच जाएगा। और जवाद, जिस तरह हम देख रहे हैं कि लगता है कि आज भी काफी धूप होगी, लेकिन वो जज्बा हमें वही नजर आएगा शोहदा करबला से मोहब्बत का, और लोग मौसम की सख्ती की बिल्कुल परवाह नहीं करते। जी अमूमन जो है वो मुहर्रम उल हराम की जैसे ही पहली तारीख होती है गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ कराची के अंदर भी है। यकम मुहर्रम से लेकर आज 10 मुहर्रम है, यौम आशूर का दिन है। गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ी हुई है, सूरज जो है वो अपने अरूज पर है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अज़ादारान हुसैन जो है वो नश्तर पार्क के रास्ते ही पहुंचे थे। यौम आशूर की मजलिस जो है सुबह 7:30 बजे बर्पा हुई नश्तर पार्क में। मजलिस के अख्ताम के बाद जो है वो अज़ादारान हुसैन नश्तर पार्क में भी मातम करते रहे, जंजीर जनी करते रहे। इस वक्त जो जुलूस के शुरा आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब। ये नुमाइश चौरंगी पहुंचेंगे, नुमाइश चौरंगी से सदर के रास्ते होते हुए जवाब आखिर में ये बताएं कि लोगों की सहूलत के लिए रास्ते में, जुलूस के रास्ते में कोई इंतजाम क्या किए गए हैं? जी जुलूस के रास्तों में सबीलें लगाई गई हैं, दूध की सबीलें हैं, पानी की सबीलें हैं, और इसमें लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया जा रहा है ताकि जुलूस के शुरा जो है वो अपनी ग़िज़ा का बंदोबस्त भी करते रहे और जुलूस के शुरा आगे बढ़ते जाएं। साथ ही जो है वो तिब्बी कैंप भी लगाए गए हैं और एम्बुलेंस से भी बड़ी तादाद में जुलूस के दौरान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका जवाब शुएब, आपने तफसील से हमें बताया, और बज़ाहिर बहुत अच्छे इंतजाम नजर आ रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह दीगर शहरों में भी ऐसे इंतजाम होंगे। अच्छा, एक और उन्होंने जो अच्छी बात की, बल्कि हम भी वंडर कर रहे थे क्योंकि कल भी हमने मोबाइल सर्विस की बात की थी, तो शक में ही थे कि मोबाइल सर्विस बंद हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन आज यकीन हो गया है। और अच्छी बात है कि सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो उस लेवल के पहुंच गए हैं कि आपको मोबाइल सर्विस भी बंद करने इससे इत्मीनान नजर आ रहा है। और अल्लाह ताला करे, जो हम कल भी यही दुआ कर रहे थे कि ऐसे इंतजाम हो जाएं कि उसके बाद बिला खौफ खतर, बिल्कुल हमें इतना जो हम कह रहे होते हैं कि बहुत सख्त इंतजाम किए सिक्योरिटी के, इसकी जरूरत ना रहे, क्योंकि सब मुसलमानों के लिए इन दिनों की बड़ी अहमियत है। और इसी तरह से मजहबी अकीदत एहतराम से मनाया जाता है, इन दिनों में अपने जज्बात का इजहार किया जाता है। अभी तो हमने कराची की एक अपडेट दी है, लेकिन हर शहर में यही हो रहा है। कोयटा भी चलते हैं, कोयटा में हमारे नुमाइंदे हैं सलमान अशरफ। सलमान, बताइएगा क्या इंतजाम हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी अपडेट कर दीजिए। कोयटा में यौम आशूर की मुनासबत से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और अभी तक मरकजी जुलूस जो है वह अलमदार रोड से बरामद नहीं हुआ। कुछ देर बाद ये जुलूस वहाँ से बरामद होगा, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ नमाज असरैन के टाइम इमाम बारगाह पंजाबी पर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त मैं बादशाह खान चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अतराफ की तमाम गलियों को रुकावटें खड़ी करके सील लगाकर मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। जो जुलूस का पूरा रूट है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। इस दौरान आने वाले तमाम जितने भी तिजारती मराकिज हैं, दुकानें हैं, वहां पर भी चेकिंग, सर्चिंग, स्वीपिंग के बाद उसे दुकानदार की मौजूदगी में इंतजामिया ने सील लगाकर बंद कर दिया है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि कोयटा शहर में तकरीबन 7 से 8 हजार एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसमें पुलिस, FC, BC और दीगर कानून करने वाले इदारे के एहलकार शामिल हैं। इलाके को मुकम्मल तौर पर कार्डन रखा हुआ है और इस हवाले से जितने तमाम तर इंतजाम हैं वो कर लिए गए हैं। आला हुकाम ने जुलूस के रूट का मुआयना
मुआयना किया है और तमाम चीज़ों को तसल्ली बख्श करार देते हुए उन्होंने मजीद हिदायत जारी की हैं, जिसके बाद इस वक्त भी जो हुकाम है वो इस रूट में और जो बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के अकाबरीन हैं उनके साथ राब्ते में है। जी सलमान अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे हम रावलपिंडी शहर की। जी, और रावलपिंडी में हमारा इंतजार कर रहे हैं अहमद सुभान। अहमद, बताइएगा मरकजी जुलूस के बारे में। जी, इस टाइम पे हम लोग मौजूद हैं रावलपिंडी में फवारा चौक के मुकाम पर, जो कि सबसे सेंट्रल पॉइंट है आज 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के हवाले से। इस टाइम पे हमारे साथ मौजूद हैं सीपीओ रावलपिंडी इसरार अब्बासी। इनसे हम जानते हैं कि सिक्योरिटी इंतजामात किस तरह से किए गए। सर, आज हमें बताएंगे कि क्या इंतजामात किए गए इस बड़े अहम जुलूस के लिए, और साथ में जो रावलपिंडी के दीगर इलाकों से भी आने हैं जुलूस, उनके जो इंतजामात हैं, रूट प्लान किस तरह से तश्कील दिया गया, कितने एहलकार होंगे आज ड्यूटी पर? देखिए, ओवरऑल तो तकरीबन 6000 के करीब पुलिस एहलकार डिप्लॉयड हैं, जिसमें एलीट भी है, लेडी पुलिस भी है, और जिसमें इसके अलावा रजाकार भी हैं और रेंजर्स भी मौजूद है, बैक पे आर्मी भी मौजूद है। ये तमाम इंतजामात किए गए हैं कि ताकि जुलूसों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ किया जाए। इसके अलावा ऑन ग्राउंड भी आप देखते हैं कि जगह जगह कंटेनर लगे हुए हैं, बार वायर लगी हुई हैं, बाकी कनातें लगी हुई हैं, उधर डिप्लॉयमेंट की हुई है, रूफ टॉप पर डिप्लॉयमेंट है। तो एक इस तरीके से रूट को हमने बनाया हुआ है जिस तरह कर्फ्यू वाला समय होता है, हर आदमी चेक होके आ रहा है। तो इंतजामात बिल्कुल अब तक तो इंशाल्लाह तसल्ली बख्श हैं और ये पीसफुली गुजरेगा। इधर कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। इसी के साथ साथ एहलकार जो हैं पुलिस के, जिस तरह से सीपीओ ने भी हमें बताया कि तकरीबन 6000 के करीब सिक्योरिटी पर एहलकार तैनात है पंजाब पुलिस के, और आर्मी और रेंजर्स की भी 10-10 कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर तमाम तर रास्तों को कॉर्डन ऑफ रखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद सुभान। और बाकी शहरों पे भी हमने जाके बात करनी है कि वहाँ क्या अरेंजमेंट्स हैं, और ड्यूरिंग द शो हम ये करते भी रहेंगे। बिल्कुल। और एक और बात जो आप मुहर्रम उल हराम से पहले भी सुन रहे थे, इमरान खान साहब ने अपना धरना, अपना एहतजाज कहा कि मुहर्रम उल हराम के बाद हम करेंगे। अब हम उसकी बात करेंगे कि सबकी नजरें उस पर होंगी और उसके मुहर्रम के बाद यकीनन उस पर बात हो रही होगी। अब जब इस्लामाबाद बंद होने की बात आएगी तो तहरीक इंसाफ के 2014 के धरने को भी याद किया जाएगा, और जब भी इस धरने की बात होगी तो मखदूम जावेद हाशमी का नाम भी जरूर आएगा। इमरान खान ने सानिया APS के बाद धरना खत्म करने का ऐलान किया था। क्या इस दौर में, इस वक्त में, क्या हम ऑपोजिशन करें, धरने में बैठे रहें? मैं इस नतीजे पे आया कि जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, हमें धरना खत्म करना पड़ेगा। लेकिन धरने के इस इख्तिताम से पहले ही उस वक्त के तहरीक इंसाफ के सदर जावेद हाशमी ऐन धरने के दौरान इससे अलहदगी का ऐलान कर चुके थे। जो खाता रहा हूँ माल पार्लियामेंट के लिए, उसकी बालादस्ती के लिए, इन अदारों के लिए, तो अब मैं उनके ऊपर चढ़ दौड़ूं, चढ़ाई कर दूं, तो मैंने कहा ये मेरे बस में नहीं है। धरने से अलहदगी के बाद जावेद हाशमी पार्लियामेंट के ऐवान में आए और अपने इस्तीफे की तस्दीक की। पार्लियामेंट को बामकसद पार्लियामेंट बनाए, मैं तो इसके लिए अपनी गर्दन कटा के आके खड़ा हूं। मैं कभी इलेक्ट हूं या ना हूं, लेकिन इसके अंदर बेमकसदियत ना भरे, इसके अंदर मसाइल का हल होगा तो इस पार्लियामेंट को लोग प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। जावेद हाशमी ने धरने से अलग होने के बाद इससे जुड़े बहुत से पुरअसरार किरदारों का भी जिक्र किया। आपने कहा मार्शल लॉ का नाम नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त देंगे, फलाना जज हमारी मर्जी का चीफ जस्टिस आ रहा है, और उसके साथ हम दरखास्त दे देंगे और वो कहेगा कि ठीक है। मुल्तान के मखदूम ने यह दावा भी कई बार किया कि धरने में बहुत कुछ पहले से तयशुदा था जिस पर अमल के लिए सर धड़ की बाजी लगाई गई। मैंने कहा यार ये अभी तो 2, 3, 4 साल में इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा नहीं, खान साहब कहता है अभी बनाओ, अगस्त के आखिर या सितंबर के शुरू में इलेक्शन होंगे। तो ये इस तरीके की प्लानिंग के साथ आए हुए, प्लान किसका है मैं नहीं जानता। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का नाम मुख्तलिफ मौके पर जावेद हाशमी की गुफ्तगू में बार बार आता रहा। आपने कहा शेख रशीद को, आपके दोस्तों ने कहा कि उन्होंने कहा कि इसको मुंतखब करवाना है, तो हम क्या करेंगे?
हो सकता है जावेद हाशमी साहब की बहुत सी बातें सिर्फ इल्जामात हो, लेकिन अब जिस धरने का जिक्र हो रहा है, एहतजाज का जिक्र हो रहा है 30 अक्टूबर को, उसमें उनकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है उनकी बातों की। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि उन्हीं से बात कर लें, जावेद हाशमी साहब से, और उनसे ये वजाहतें भी ले लें कि उस धरने में और इस धरने में क्या फर्क हो सकता है। जावेद हाशमी साहब, इमरान खान के 2014 के धरने और इस दफा के धरने में आपको क्या चीज बिल्कुल फर्क नजर आ रही है? ये जो मौजूदा बात इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इससे हुकूमत का खात्मा होगा, तो वो अपने कारकुनों पर एतमाद नहीं कर रहे, ताहिरुल कादरी भी साथ नहीं दे रहा, तो इस वक्त उनको इसमें सिर्फ वो एक इस्तेमाल कर रहे हैं पानामा का इशू, तो उसकी वजह से वो समझते हैं कि दूसरी कुव्वतें आगे बढ़कर नवाज शरीफ को हटा देंगी। उनका ज़हन में जानता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ कि न कल इमरान खान साहब को कुछ मिलना था और न आने वाले कल में कुछ मिलेगा। बहरहाल तब्दीलियां तो आती रहती हैं और शायद हाशमी साहब, अगर ताहिरुल कादरी साहब भी इस दफा साथ नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ताहिरुल कादरी साहब का जो मकाम है अपने मुरीदान के सामने, वो कोई सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। उनका ज़हन समझता है कि हमारे पीर मुर्शिद ने, जिसका अल्लाह से भी ताल्लुक़ है, जिसका रसूल से भी ताल्लुक़ है, जिसका औलिया से भी ताल्लुक़ है, वो अगर फैसला करता है तो उसके लिए हमें अपनी जान दे देनी चाहिए। तो इसलिए ताहिरुल कादरी अगर साथ होते तो एक दफ़ा फिर ये लंबे अरसे तक ले जाते। ताहिरुल कादरी के लोगों ने नरम गरम सब देखा है, वो सब पूरी जून जुलाई की गर्मी में और दिसंबर जनवरी फरवरी के सर्द मौसमों में भी इस्लामाबाद में डटे रहे हैं। इसलिए उन्हें ये फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, ये बहुत बड़ा फ़र्क होगा। इमरान खान के जो सपोर्टर हैं, मैं जानता हूँ उनको, बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड लीडरशिप ही नहीं है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो मैच्योर बिल्कुल नहीं है, इमरान खान खुद भी नहीं है। वो एक दिन ऐसा करते हैं, दूसरे दिन बदल लेते हैं। जावेद हाशमी साहब, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में धांधली पर तहरीक इंसाफ की एहतजाज को ज्यादा सपोर्ट मिली थी या फिर अब पैनामा लीक्स पर ज्यादा मिलेगी? ये उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। धांधलियों के मसले पे अगर सपोर्ट मिल जाती, हालांकि मैं समझता हूँ कि मौक़िफ़ काफ़ी हद तक उसका इस काबिल है कि उस पर तवज्जो दी जाए, जो खामियां हैं हमारी अंदर की उसका जवाब दिया जाए। पानामा के लोगों का भी एक सावी निज़ाम होना चाहिए। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं आप, जलसे दो ये छोटे, ये प्लाट का जलसा या अड्डा प्लाट का या अभी 30 तारीख का वाला, ये एक थ्रिल पैदा हुई है, थोड़ी सी एक जो अंगड़ाई लेते हैं नौजवान, वो पैदा हुई है। मगर ये अंगड़ाई वोट तो नहीं बन सकते आपका। वो उस जलसे को आप कह लें कि 50 लाख भी हो तो वही कुछ है, वोट वो बन नहीं सकते, इनकलाब उनके ज़रिए आ नहीं सकता। तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई कामयाब तरीका कार है। एक अहम बात यह भी है हाशमी साहब कि इमरान खान का साथ नहीं दे रही ऑपोजिशन की जमातें, तो 30 अक्टूबर के बाद इमरान खान की सियासत का क्या होगा? हाँ, असरात
मुरतब होंगे। उससे पहले भी नहीं चाहिए था कि उनकी मदद हासिल करता, लेकिन उसने पहले जो इमरान खान ने 2014 में भी कुछ कुव्वतों ने कहा कि पीपल्स पार्टी को भी आप के साथ मिला देंगे, ये मेरे सामने मीटिंग के अंदर होता रहा। फिर MQM के साथ भी उन्हीं रातों में तय था कि MQM भी धरने में आ जाएगी, लेकिन फिर ना पीपल्स पार्टी आई ना MQM आई। तो उसमें इमरान खान बहुत सारी तवक्कुआत कायम कर लेता है, क्योंकि उसका नुकसान भी कोई नहीं और उसको परवाह भी कोई नहीं। तो उसको मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये पीपल्स पार्टी और MQM के आप तो हमेशा खिलाफ तकरीर करते रहे हैं। फिर उन्होंने उनसे जाके इस धरने के लिए बार बार उनको कहा है कि मेरे साथ चले। अगर अकेला होता तो लोग कहते ठीक है, उसने अपनी अकेले, उसने बार बार उनकी तमाम जो खामियां थी, जो तहरीक इंसाफ समझती थी सारे सियासतदानों में करप्शन है, चोरी है, उस सब को कबूल करके ये उनके घरों पे गए। वहाँ जाके उन्होंने जाके अपना दामन फैलाया। अब वो जावेद हाशमी साहब, आखिर में इमरान खान की सोलो फ्लाइट जो है उस पे आप बात कर दें, क्या इससे पार्टी के अंदर के मामलात पे नुकसान पड़ रहा है? पार्टियों के अंदर भी खुद इमरान खान ने तोड़ फोड़ शुरू खुद की हुई है। ये उसका कमाल है कि वो किसी लीडर को अपने साथ खड़ा नहीं होने दे। जो साथ है उनके खिलाफ पार्टी के अंदर खुद कैंपेन चलाता है। तो पार्टी उसकी जो है वो भी कोई असूल चूँकि जब ना रह जाए, कोई बुनियाद ना रह जाए, तो फिर वजीउद्दीन जस्टिस वजीउद्दीन ऐसा आदमी था जिसको देख के मैं तहरीक इंसाफ में आया था। तो वो ऐसे लोगों को, उसके बाद जो आज अंदर मौजूद हैं, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और ये तोड़ फिर आगे बढ़ जाएगी। जितना एक आगे पार्टी वो रह नहीं गई, एक अभी तहरीक भी नहीं रह गई। पार्टी पहले खत्म हो गई थी, अब तहरीक भी नहीं रहेगी, इससे उसके ऊपर असरात आएंगे। बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, आपका साबिक सदर हैं तहरीक इंसाफ के और मौजूदा हालात में इनके हर बयान की बहुत अहमियत है। बिल्कुल, और अभी हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद और खबरें। पहला पाकिस्तान का डे एंड नाइट टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है और सबकी नजरें इस पर होंगी, चूंकि पाकिस्तान अब टेस्ट में दूसरे नंबर पर आ गया है पहले नंबर से। इस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए फिर भी इस टेस्ट की बहुत ज्यादा अहमियत है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला डे एंड नाइट टेस्ट कल से गुलाबी गेंद से खेला जा रहा है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट कल यानी 13 अक्टूबर से दुबई में गुलाबी रंग की गेंद है और इससे खेला जाना है जो क्रिकेट तारीख का दूसरा लेकिन पाकिस्तान का पहला डे एंड नाइट टेस्ट मैच है। पहला डे एंड नाइट मैच गुज़िश्ता साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान एडिलेड में खेला गया था और तशवीश की बात यह है कि साबिक कप्तान और स्टार बैट्समैन यूनुस खान डेंगू बुखार से मुकम्मल सेहतयाब ना होने के बायस पहले टेस्ट मैच से बाहर। लेकिन इस मैच के बारे में क्या प्रेडिक्शन है? साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ हैं, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बना रखे हैं। उन्हीं से इस बारे में बात करते हैं। मेरा ख्याल है मैं पहला सवाल कर लेती हूँ इनसे कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे में शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के लिए क्या चांसेस हैं? अच्छे चांसेस लग रहे हैं, क्वालिफाई करेंगे हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कप के इम्कानात तो देखें, अभी ये 30 सितंबर तक ऐसी ही परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जिससे हमारी टीम कम से कम 8 पर, एटलीस्ट 8 पर रहे, वरना इससे नीचे भी और 7-6 पे भी आ सकती है अगर ऐसी परफॉर्मेंस देती जाएगी जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दी। लड़कों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, बाबर आजम ने और दूसरे अजहर अली ने लास्ट मैच में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, शोएब मलिक की एक मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, सरफराज ने तीनों मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत अच्छी है और इसी परफॉर्मेंस को लेकर ये आगे चलते हैं
जो जैसे ऑस्ट्रेलिया में खेलना है इन्होंने नेक्स्ट सीरीज जो वनडे, और उसमें भी ऐसे ही खेलते हैं, तो मेरा ख्याल है अभी सीरीज हो रही है उस पर आ जाते हैं। मोहम्मद यूसुफ, आपको क्या लगता है कि ऐसी परफॉर्मेंस जो हमने दी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ अब तक वनडे में, दूसरी टीमों के खिलाफ भी हम ऐसी परफॉर्मेंस दे सकेंगे? देखिए, जिस तरह की अब क्रिकेट चल रही है, मेरा ख्याल है कि हमारी टीम नज़र आ रही है कि कोई थोड़ी शेप में आ रही है, बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इमाद वसीम के साथ आने से टीम में बहुत ज़्यादा बैलेंस आया है, क्योंकि वो बैटिंग भी करता है और बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त करता है। शुरू में अगर आप देखें तो उसको अटैक कराया जा रहा है, स्पेशली वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ T20 में भी और वनडे में भी। और इसके साथ अब बाबर आजम आया, बाबर आजम ने ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसे के बाद कोई बैट्समैन नज़र आया कि जिसने कंटिन्यू इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब है। तो इस तरह नए प्लेयर आ रहे हैं जो टीम में जिनसे बेहतरी आ रही है, और इंशाल्लाह जिस तरह की हमारी अब सिलेक्शन हो रही है, जिस तरह का पैनल है स्पेशली इंज़मामुल हक के अंडर, तो मेरा ख्याल है कि और यंगस्टर अच्छे प्लेयर आएंगे जिनमें टैलेंट नज़र आएगा, उनको वो ज़रूर मौका देंगे। जैसे बाबर आजम है, इमाद वसीम है, इंग्लैंड में समी असलम को चांस दिया, तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है और कोई वजह नहीं कि इस तरह इम्प्रूवमेंट होती रही। अच्छा यूसुफ भाई, ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहेगी, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, जिस तरह इसकी टीम जो है ना T20 और वनडे में बेहतर टीम है, टेस्ट में तो उनकी टीम बिल्कुल नई टीम है, और मेरा ख्याल है कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिससे हमें कोई ख़तरा हो, उनमें ना कोई ऐसा बॉलर नज़र आता है ना कोई बैट्समैन। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वहाँ भी क्लीन स्वीप करेगा और आसानी से करेगा। और यहाँ तो हमारा रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा है, अबू धाबी, दुबई, शारजा में हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों से भी सीरीज जीते हैं, तो वेस्ट इंडीज तो मेरा ख्याल है जिस साहब हमारे साथ रहे, हमने और भी बहुत सी आपसे बातें करनी है इस सीरीज के बारे में, पाकिस्तान की कारकर्दगी के बारे में, लेकिन यौम आशूर पर भी हम चाह रहे हैं कि हम अपडेट लेते रहें मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या इंतजाम हैं, मरकजी जुलूस कहाँ पर पहुंचा है। जी, और हमारे साथ इस वक्त मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बुज़दार। अहमद, बताइएगा कि 14 करबला को किस तरह याद किया जा रहा है मुल्तान में? मुल्तान में यौम आशूर के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में 117 से जायद मातमी जलूस बरामद किए जा रहे हैं, जिनमें से 21 को इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। आज सुबह अजान अली अकबर के बाद बरामद होने वाला हीरा हैदरी से जो मरकजी जलूस है वो सब्जी मंडी चौक तक पहुंच चुका है, जहां पर जो अज़ादारान हैं वो मातमदारी कर रहे हैं और नोआखानी का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ इमाम बारगाह ज़ैनबियत से और उस्ताद अल्लाह बख्श के जो ताज़िये के जो जुलूस हैं वो भी शामिल हो चुके हैं, और ये तमाम जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से, अपने रवायती रास्तों से होते हुए इन दोनों जुलूसों का रास्ता जो है दरमियान में जुदा हो जाएगा। इनमें से जो इमाम बारगाह ज़ैनबिया और उस्ताद अल्लाह बख्श के ताज़िये के जो जुलूस हैं ये शिया मियानी की तरफ चले जाएंगे, जबकि इमाम बारगाह हीरा हैदरी से बरामद होने वाला जो जुलूस है ये घंटाघर चौक पर पहुंचेगा, जहां आस्थाना लाल शाह से बरामद होने वाला जुलूस उसमें शामिल हो जाएगा। नमाज ज़ोहरैन घंटाघर चौक पर अदा की जाएगी। उसके बाद ये जुलूस वाटर वर्क्स रोड से होता हुआ अपने रवायती रास्तों से अली चौक और उसके बाद मगरिबैन के वक्त इमाम बारगाह शाह शम्स पहुंच पर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौके पर 5000 से जायद पुलिस एहलकार और रजाकारान ड्यूटियां सर अंजाम दे रही हैं। सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया गया, तमाम जुलूस के रास्तों को सील किया गया है और तमाम अज़ादारान की जामे तलाशी मुल्तान से अहमद बुज़दार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम लाहौर चलते हैं, लाहौर में हम हमारा इंतजार कर रहे हैं अमीन हफीज। अमीन, बताइएगा कि मरकजी जुलूस के बारे में। जी, लाहौर में 10वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है। इस वक्त ये मरकजी जुलूस मोची दरवाजे में मोहल्ला शिया के नवाब चौक में मौजूद है, और ये अब यहाँ से होता हुआ मस्जिद वजीर खां से और फिर उर्दू कश्मीरी बाजार जाएगा, जहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी, और ये फिर मरकजी जुलूस आज रात करबला गामे शाह पहुँच कर एख्तिताम पजीर होगा। हुकूमत ने, पुलिस ने इस जुलूस के रास्ते में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर रखे हैं। मेटल डिटेक्टर वॉक थ्रू गेट के जरिए ही जुलूस में आने वाले अफराद को यहाँ पर आने की इजाज़त दी जा रही है। जुलूस के रास्ते में जितनी भी इमारतें, उन पर मुसल्लह पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमीन हफीज आपका। लाहौर में जो इंतजाम हैं मरकजी जुलूस के बारे में हमें आप बता रहे थे, और पेशावर की अब बात करेंगे, और पेशावर से हमें बता रहे हैं आदिल परवेज। आदिल, क्या इंतजाम है पेशावर में?
जी, मैं इस वक्त इमाम बारगाह आगा सईद अली शाह कुची बाज़ार के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ से आज पेशावर में यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस बरामद होगा। जुलूस का वक्त तकरीबन 11 बजे दिया गया है, जिसके बाद ये जुलूस जो है चिड़ी कोबान रोड से होता हुआ पीवल मंडी पहुँचेगा और वहीं आगे उसका अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ दोपहर के बाद इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में आज यौम आशूरा के 12 जुलूस बरामद हो रहे हैं, जिनमें से एक जुलूस पेशावर के नवाही इलाके वटबगा में बरामद होगा। इसके अलावा तमाम जुलूस जो हैं वो अंदरून शहर ही बरामद होंगे और यहीं पर इख्तिताम पजीर होंगे और ये सिलसिला 11 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक जारी रहेगा। पेशावर में इस मौके पर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। पेशावर के जो कोहाटी चौक है वहाँ पर एक सुप्रीम कमांड पोस्ट कायम की है पुलिस ने और वहाँ पर CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर रेस्क्यू 122 का अमला भी मौजूद है और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार भी अलर्ट किए गए हैं। अंदरूनी शहर आज भी मुकम्मल तौर पर सील है। चारों अतराफ कनाते लगाकर तमाम रास्ते बंद किए गए हैं। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को अंदरूनी शहर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। पुलिस की भारी नफरी तैनात है, न सिर्फ जुलूस के आगे और पीछे पुलिस तैनात रहेगी। इसके अलावा जो रूफ टॉप्स हैं वहाँ पर भी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। बम डिस्पोजल यूनिट का अमला भी अलर्ट है। उनको स्निफर डॉग्स की मदद भी हासिल है और तमाम जुलूस के जो रूट्स हैं उनको बार बार चेक किया जा रहा है। आपका हमने चारों सूबों के दारुल हुकूमतों की बात की है और जिस तरह हर तरफ हमें नजर आ रहा है कि बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं और शहदा करबला को अकीदत और एहतराम के साथ मोहब्बत के साथ याद किया जा रहा है और हम उम्मीद करें किसी तरह से हमें बेहतरीन इंतजाम तमाम दिन नजर आएंगे, रात तक इसी तरह के इंतजाम होंगे। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ हैं, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। मोहम्मद यूसुफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंतजार किया। ये बताएं कि ये जो टेस्ट टीम अनाउंस हो चुकी है, कल जिसने खेलना भी है, आप उसको बैलेंस समझते हैं? नहीं, बड़ी ज़बरदस्त टीम अनाउंस हुई है और जिन्होंने परफॉर्म किया है उनको सिलेक्ट किया गया है और मैं अपनी तरफ से सबको गुड लक भी कहूँगा और कहूँगा कि सब अच्छा खेलें, परफॉर्म करें, क्योंकि आगे जो 2 सीरीज़ें आ रही हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वो कदरन टफ होंगी। तो लेकिन ये है कि अब जिस तरह की विकेटें आ गई हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी अच्छा ये भी बताइएगा कि मोहम्मद हफीज और अहमद शहजाद को ड्रॉप करने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि मोहम्मद हफीज तो है शाहिद अफरीदी और जावेद मियांदाद साहब के दरमियान, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जावेद भाई ने जो बात की थी वो कोई पर्सनल नहीं थी, वो क्रिकेट की वजह से बात थी, क्योंकि उनकी अपनी एक राय है, उनकी राय, हर इंसान की अपनी राय, उन्होंने एक राय दी है और उसकी वजह से अफरीदी ने जो रिएक्शन किया है वो मेरा ख्याल कोई गलती थी और उसके रिएक्शन के ऊपर जो जावेद भाई ने रिएक्शन किया है वो भी एक इल्ज़ाम, संगीन इल्ज़ाम है जुए का, तो वो भी एक गलती है। तो मेरा ख्याल दोनों प्लेयर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जावेद भाई हमारे बहुत बड़े लेजेंड हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में, दोनों क्रिकेट में जो अच्छा खेलता है उसको ही लेजेंड कहा जाता है। तो उन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, नाइट वर्ल्ड कप जो जीते उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात होनी नहीं चाहिए थी, इसमें पाकिस्तान की बड़ी बदनामी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ, और जिस तरह आप कह रहे हैं हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये मामला अब खत्म होगा और इस बारे में हमने आगे भी बात करनी है। बिल्कुल, हमने आगे भी बात करनी है क्योंकि जरा उलझता चला जा रहा है और अफरीदी जो है वो बड़े डिटर्मिन्ड है कि मैंने लीगल नोटिस भेजना है। खैर, इसके बारे में हम डिटेल बाद में बात करेंगे, अभी एक ब्रेक। आज 12 अक्टूबर है और आज के दिन की सियासी तौर पर पाकिस्तान के तारीख में एक बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत खास। बिल्कुल, और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आज से 17 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ नाफिज हुआ था और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जिला वतन कर दिया गया और आज नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और जनरल मुशर्रफ मुल्क से बाहर रहने पर मजबूर। ये 12 अक्टूबर 1999 की शाम थी जब वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को सुबकदोश और DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को पाक फौज का नया सरबराह मुकर्रर किया। मुल्क के मुंतखब वजीर आजम की जानिब से किए गए इस फैसले को उस वक्त की फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने तस्लीम नहीं किया। जनरल मुशर्रफ उस वक्त श्रीलंका के दौरे पर थे और PIA की फ्लाइट से वापस आ रहे थे। पाकिस्तान में मौजूद दीगर आला ओहदेदारों ने जमहूरी हुकूमत को मफलूज करके जनरल मुशर्रफ की वतन वापसी को मुमकिन ही नहीं बनाया, बल्कि ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचा दिया।
आइन मुअत्तल करके PCO जारी कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ पर तैयारा इग़वा केस बनाया, इन्हें सजा भी सुना दी गई। बाद में नवाज शरीफ को खानदान समेत सऊदी अरब जलावतन कर दिया गया और सियासत पर भी पाबंदी लगा दी गई। फिर हालात ने करवट ली। जनरल परवेज मुशर्रफ 10 साल बाद पहले जनरल रिटायर्ड और फिर साबिक सदर हो गए। 2013 के आम इंतखाबात में मियां नवाज शरीफ एक मर्तबा फिर वजीर आजम मुंतखब हुए। अब मुकदमात का सामना जनरल मुशर्रफ कर रहे हैं। इन पर कई केस कायम हैं, जिनमें संगीन गद्दारी केस में वो अहम मुल्जिम है। वाज़े अदालती हुक्म के बावजूद वो अदालत नहीं गए, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो बीमार हैं। अदालत ने इन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। परवेज मुशर्रफ मार्च 2016 को मुल्क छोड़कर चले गए। और अब एक ऐसी सियासी जमात की हम बात करते हैं जो मुशर्रफ साहब के दौर में उनके बहुत करीब रही, लेकिन आजकल काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। और क्या उसकी मुश्किलात हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। 23 अगस्त से आज तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कई मराहिल से गुजर चुकी है। 22 अगस्त को बानी MQM की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाए जाने के बाद फारूक सत्तार से पार्टी की कमान संभाली और ऐसे नारों और बयानात से लाताल्लुकी का ऐलान किया। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगे, पाकिस्तान के खिलाफ बात हुई। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये MQM का हर वर्कर, MQM का हर जिम्मेदार, MQM का हामी और वोटर इसको डिनाउंस करते हैं, क्योंकि ये MQM की पहले दिन से स्टेटेड पॉलिसी नहीं है। और दूसरा मरहला उस वक्त आया जब 27 अगस्त को फारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान का लंदन से राब्ता तोड़ते हुए खुद इसकी सरबराही इख्तियार की। अब हमारे फैसलों का ताल्लुक लंदन से नहीं है, अब हमारी फैसला साजी का ताल्लुक लंदन से नहीं है, अब हमारी पॉलिसियों का ताल्लुक लंदन से नहीं है, अब हमारी पॉलिसी साजी का ताल्लुक लंदन से नहीं है, अब हमारे मामलात का ताल्लुक लंदन से नहीं है, अब हमारी मामलात साजी का ताल्लुक लंदन से नहीं है। और जब मैं ये कहता हूं कि लंदन से नहीं है तो अल्ताफ साहब से भी नहीं है। 1 सितंबर तक लंदन से कोई जवाब नहीं आया था, लेकिन फिर लंदन सेक्रेटेरिएट के रहनुमाओं ने रद्दमल दिया और पार्टी के बानी से लाताल्लुकी को मुस्तरद कर दिया। इसी रोज फारूक सत्तार दोबारा न्यूज कॉन्फ्रेंस करने आए और पार्टी के बानी का नाम ही MQM के आइन से निकाल दिया। इत्तफाक राय के साथ 9B को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ओमिट किया है और ये वाज़े रहे कि ये 23 अगस्त के इक़दाम की पार्टी के आईन की हैसियत से जो हमारी ज़रूरत थी उसके मुताबिक और उसके तहत हमने ये काम किया है। बात यही खत्म नहीं हुई बल्कि फारूक सत्तार ने लंदन के नाम मानने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का भी इशारा दिया। हम ना मीडिया के दबाव में आकर ये काम कर रहे हैं, ना हम लंदन के दबाव में या लंदन की मिली भगत से ये कर रहे हैं, ना हम एस्टैब्लिशमेंट के दबाव या मिली भगत से ये काम कर रहे हैं। हमने उस अभाम को भी आज खत्म कर दिया उन ट्वीट्स के बावजूद। इसका मतलब वो उनकी जाती हो या वो तहरीक के बानी के कहने पे ये बात कर रहे हों, उन्हें भी इस बात को समझना होगा कि ये हमने लाइन नहीं खींची थी, ये लकीर वहां से खींची गई तो हमने ये लकीर खींची है। हमने बार बार इस बात को कहा है, इसी बात को दोहराया है। और अगर अब हमारे आईन और पॉलिसी फ्रेमवर्क से वो ट्वीट्स अगर मुताबिकत नहीं रखते होंगे तो हम उनका भी नोटिस लेंगे और हम उनके हवाले से भी जो हमें फैसला करना होगा हम फैसला करेंगे। और 1 सितंबर को ही MQM के झंडे से पार्टी के बानी का नाम भी हटा दिया गया। अब पार्टी आइन में तरमीम के बाद MQM को अपने बानी से किसी भी इक़दाम की तौसीक़ कराने की कतई जरूरत नहीं होगी। इसके जवाब में लंदन वालों ने फारूक सत्तार की रुकनीत मनसूख की, लेकिन कन्वीनर नदीम नुसरत की जगह फारूक सत्तार को MQM पाकिस्तान ने अपना कन्वीनर बना लिया।
मुझे मेरे साथियों ने MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी का कन्वीनियर बना दिया है। आमिर खान भाई सीनियर डिप्टी कन्वीनियर ही है। अब MQM के बानी ने पाकिस्तान में मौजूद मुंतखब अरकान से बार बार ये मुतालबा किया कि वो इस्तीफे दे। MQM पाकिस्तान ने इस ऑप्शन का जिक्र तो किया, लेकिन उसकी वजूहात मुख्तलिफ थी। आप फैसला करके बताएं कि आप हमें 22 के साथ देखना चाहते हैं, लंदन के साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि धकेल तो रहे हैं। हम 23 के साथ रहना चाहते हैं और 23 के बाद फिर 24-25 में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपना फैसला बता दें, हम गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। तो पहला ऑप्शन तो गिरफ्तारियों का है। दूसरा ऑप्शन कि अगर हमें सियासत करने का हक ही नहीं है, आइन कुछ भी कह रहा हो, तो फिर इस्तीफे का ऑप्शन भी खुला हुआ है। MQM पर पाबंदी या इसकी सियासी कुव्वत कम करने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आते, क्योंकि हुकूमत इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुकी है। इस हद तक तो हम सबको बात तस्लीम करनी चाहिए कि उन्होंने एक दुरुस्त फैसला किया और दुरुस्त सिमत में इन्होंने कदम को बढ़ाया है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उन्हें मजीद आगे बढ़ने के मौके फराहम करते रहे। इसके साथ साथ ये उन पर फर्ज भी आयद होता है कि जो लोग जुराइम में मुलव्वस हैं, जो नाजायज तजावुज़ात किए गए हैं, कब्जे किए गए हैं, उस पर सूबाई हुकूमत जो इक़दाम कर रही है उसके लिए वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन बने, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम ना बने। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तो हुकूमत से भी एक कदम आगे गए और MQM के बारे में बड़ी उन्होंने अहम बात भी कह दी। लेकिन MQM पाकिस्तान के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बयानात की हद तक तो जरूर वाज़ेह है, लेकिन इस जमात के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना भी इन्हीं दो जमातों की जिम्मेदारी होगी। इस बारे में हम मजीद बात भी करेंगे। बिल्कुल, इस मामले पर हमने मजीद बात करनी है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले जियो न्यूज़ हेडलाइन और उनसे बात होगी बाद में। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। सबसे पहले जियो पाकिस्तान की टॉप स्टोरीज। लाहौर और कराची समेत मुल्क के कई शहरों में यौम आशूर के जुलूस रवा हैं। सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दामात में कानून नाफिज करने वाले इदारे शहरियों का ताउन भी चाहते हैं। एक खबर पर सीनियर सहाफी का नाम ECL में आ जाने का मामला उलझ रहा है। अस्करी ज़राए कहते हैं कि उनकी तरफ से ऐसा मुतालबा नहीं था। फिर ये सब किसके कहने पर और क्यों हुआ, चौधरी निसार को वजाहत करना होगी। लड़ाई में मुल्क की साख तो नहीं खेल रहे। मियां दाद और आफरीदी दोनों को सोचना होगा। थोड़ी बर्दाश्त और तहम्मुल, मसले का हल यही नजर आता है। यौम आशूर पर हमने जियो पाकिस्तान में बात की, मुख्तलिफ शहरों में चारों सूबों की हमने बात की है, कुछ और शहरों की भी हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं और हमें अपडेट देंगे। लेकिन पूरे मुल्क की एक अपडेट हम आपको दे दें। शहदाए करबला की याद में आज मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस निकाले जा रहे हैं। अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में सख्त हिफाजती इंतजाम हैं। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से शुरू हुआ और अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है। यह जुलूस हुसैनिया, ईरानिया, खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में मातमी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर अपने रिवायती रूट पर रवां दवा है। CPO लाहौर के मुताबिक शहर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सख्त तरीन इक़दाम किए गए हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग के खुसूसी इंतजाम हैं। कोयटा, नौशहरा मंडी, बहाउद्दीन, नवाब शाह और लाड़काना से भी जुलूस निकल चुके हैं। इन जुलूसों के इख्तिताम पर मजलिस शाम गरीबा मुनक्किद की जाएगी और इसी तरह से तमाम दिन शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को याद किया जाएगा और अपने ईमान को ताज़ा किया जाएगा। जिस तरह मैंने कहा कि हम मुख्तलिफ शहरों में बात करें बिल्कुल। और इस वक्त हम आपको फैसलाबाद की अपडेट देते हैं और हमारे साथ हमाद अहमद फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही इरशाद कुरैशी रावलपिंडी से भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमाद, आप बताइएगा यौम आशूर के क्या इंतजामात हो चुके हैं अब तक?
जी हमारा फैसलाबाद में योम आशूर के मौका पर आज 153 जुलूस निकाले जा रहे हैं और 26 मजालिस जो हैं वो बर्पा की जाएंगी। मरकजी जुलूस जो इमाम बारगाह इज़ा खाना शब्बीर दो बिगाड़ से बरामद हो चुका है। अभी चंद लम्हात पहले ये जुलूस बरामद हुआ है और ये अपने रवायती रास्ते से होता हुआ बुआना बाजार से दाखिल होकर चौर पहुँचेगा, जहाँ पर शहर के दीगर मुख्तलिफ इलाकों से निकाले गए जुलूस भी इस मरकजी जुलूस में शामिल हो जाएंगे और चौक घंटाघर के अतराफ 8 बाजारों में हज़ारों जो अज़ादार हैं वो वहाँ पर मातमदारी करेंगे और दोपहर के वक्त ये जुलूस वापसी का रास्ता इख्तियार करेगा और वापस जो है दो बिगाड़ पहुँचकर वहाँ पर नमाज मगरिब अदा की जाएगी और शाम गरीबा के बाद ये जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाएगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त जो इक़दाम किए गए हैं, खुसूसी इंतजाम हैं जिसमें जो है मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। इसके साथ ही जुलूस और मजालिस की हिफाजत के लिए 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं। 2000 जो वॉलंटियर हैं जिनको खुसूसी तरबियत भी दी गई है वो उनकी मावनत कर रहे हैं और जो मरकजी जुलूस के एतराफ़ में तकरीबन 1 किलोमीटर के रेडास के इलाका जो है वो मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। वहाँ पर बैरियर, खारदार तारें और ट्रालर लगा दिए गए हैं और तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर सील है। यानी फैसलाबाद में बड़े गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी के बारे में बताएं इरशाद। जी रावलपिंडी के जो मरकजी जुलूस है योम आशूर का वो इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली महल्ला से तकरीबन 11 बजे बरामद होगा, जिसकी क़यादत करेंगे तहरीक निफाज फ़िक़ा जाफरिया का कायद हामिद अली मूसवी। यहाँ कमेटी चौक में वो मीडिया टॉक करेंगे। इसके बाद ये जुलूस आलम खान रोड जब पहुँचेगा तो इमाम बारगाह कर्नल मकबूल हुसैन से भी एक जुलूस में शामिल होगा। इस तरह जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जिस वक्त फवारा चौक पहुँचेगा वहाँ पर नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी। इसके साथ ही इमाम बारगाह दरबार शाहचंद चिराग से और गिलगित बल्तिस्तानी और दीगर जो जुलूस इस जुलूस में शामिल होंगे और राजा बाजार से होता हुआ तकरीबन रात 11 बजे ही ये जुलूस इमाम बारगाह कदीम जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताते चलूँ सामा, जुलूस की सिक्योरिटी के लिए रावलपिंडी पुलिस ने 6000 सिक्योरिटी एहलकार जो है यहाँ पर लगाए हैं। इसके साथ स्पेशल ब्रांच और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग भी मौजूद होंगे। जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी रहेगी। जुलूस के तमाम रूट को जो है रात क्लियर किया गया है। खारदार तारें लगाई गई हैं। तमाम गलियों में 6 दाखिली और खारजी रास्ते रखे गए हैं, जबकि कंटेनर्स भी लगाए गए हैं। जिसके अलावा 3 लेयर्स में जो है इस जुलूस की सिक्योरिटी, जुलूस में आने वाले अफराद को चेक किया जाएगा। वॉक थ्रू गेट होगा, फिर उसके बाद जामे तलाशी होगी। उसके बाद जो जुलूस के मुंतज़मीन हैं वो भी यहाँ पर जामे तलाशी करेंगे और रज़ादारों दीगर अफराद को यहाँ से जुलूस के जो मुकाम तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा सबीलें लगाई गई हैं, सबीलें और लगाई गई है जो लंगर है, न्याज है, उसको जहाँ पर लाया गया उसकी भी चेकिंग की जाएगी। लिहाजा इन तमाम इंतजाम जो है रावलपिंडी की पुलिस की जानिब से मुकम्मल है, जबकि फौज और रेंजर्स भी यहाँ पर हैं। 10 कंपनियाँ फौज और रेंजर्स की है। रेंजर्स साथ रहेंगे जबकि फौज मामलों के लिए मौजूद रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद कुरैशी रावलपिंडी से और हमाद अहमद फैसलाबाद से, आपने हमें अपडेट किया आज के बहुत अहम दिन के बारे में। ये रहा है कि जहाँ जो लोग हैं वो बड़े मुतमईन हैं इन सारी अरेंजमेंट से, ये सबसे बड़ी बात है। अब थोड़ी सी क्रिकेट की भी बात कर लें, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि ये जो हो रहा है जावेद मियांदाद और आफरीदी के बीच में, उस पर हमें बात करनी चाहिए। जावेद मियांदाद ठंडे हो गए हैं मगर आफरीदी का गुस्सा कम ना हुआ। क्या मामला अदालत तक जाएगा? मेरा हक है, इतना अर्सा पाकिस्तान के लिए खेला हूं तो मैं चाहता हूं कि अपने लोगों के बीच में बैट उठा के खुदाफिज करूं। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद और शाहिद अफरीदी के दरमियान बूम बूम के फेयरवेल मैच को लेकर एक दूसरे पर सख्त इल्जामात। मियांदाद को सारी जिंदगी पैसों का ही मसला रहा है और अभी भी रहा है। ठीक है, आई थिंक इतने बड़े क्रिकेटर्स को इस तरह की छोटी बात नहीं करनी चाहिए। यही फर्क इमरान खान और जावेद मियांदाद में था। मियांदाद ने भी भरपूर जवाब दिया। शाहिद को मैं ये कहता हूँ अपनी बच्चियों के हाथ रख के और कसम खा के बोल दे कि तुमने पाकिस्तान को इसने बेचा नहीं। मैं गवाह हूँ, मैंने पकड़ा इसको खुद को। मामला गर्म हुआ, बात आगे बढ़ी, फिर अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई। आफरीदी ने जावेद मियांदाद को लीगल नोटिस भेजने का इंदिया दिया तो साबिक क्रिकेटर्स भी सुलह सफाई करने मैदान में आ गए। नतीजा ये निकला कि जावेद मियांदाद ने आफरीदी को माफ कर दिया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। शाहिद वो है, ये मेरे हाथों से पहलवान चढ़ा है, मेरे अंडर खेला है, मैंने उनको खिलाया है, उनके साथ प्रैक्टिसें की हैं और जो भी चीज हुई हीट ऑफ द मूवमेंट दोनों तरफ से हुई। मगर मैं आज अपनी तरफ से शाहिद को माफ करता हूँ और उनके लिए दुआ का हूँ और उनके लिए बेस्ट ऑफ लक उनको कहता हूँ। लेकिन शाहिद अफरीदी ने एहतराम के साथ मुआफी को कबूल करते हुए भी अदालत का दरवाजा खटखटाने का इशारा दिया और कहा कि जो इल्जामात लगाए वो पहले वापस लेना होंगे।
इस पर मियादाद ने कहा कि इल्जाम उन पर भी लगा, वो भी साबित करना पड़ जाएगा। शाहिद आफरीदी जुमेरात को अदालती नोटिस भेजने के मौक़िफ़ पर कायम है, लेकिन जावेद मियादाद का कहना है कि उनकी तरफ से मामला खत्म हो गया है। ऐसे में साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं कि जावेद मियादाद उनके उस्ताद और आफरीदी शागिर्द हैं। दोनों काबिल एहतराम क्रिकेटर्स तनाज़ा जल्द हल करें। जावेद भाई मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद रहे हैं, मेरे कप्तान थे। शाहिद आफरीदी मेरी कप्तानी में बहुत अरसा खेला है, उसको लाने वाले भी हम थे क्रिकेट में। ये जरा मिसकम्युनिकेशन हो गई है दोनों में, एंड आई थिंक दोनों बड़े सेंसिबल और इस मुल्क के यही कोशिश होगी कि अगर कि मेरी शायद जावेद भाई से बात हो या शाहिद से बात हो, मैं यही कहूंगा कि एक दूसरे से बात कर लें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब शाहिद या जावेद भाई उससे बात करेंगे, थिंग्स सॉर्टेड आउट हो जाएंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर का कहना है कि वो कराची आकर जावेद मियादाद और शाहिद आफरीदी की लड़ाई खत्म कराएंगे। शाहिद आफरीदी मामले को अदालत ले गए तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और कई और नाम सामने आएंगे। अब ये बात जितनी जल्दी खत्म हो सके तो बेहतर है, क्योंकि अगर ये कोर्ट में जाता है, मैं आपको पहले ये मैं बता दूं आपको, ये कोर्ट में जाती है बात तो फिर ये पिछले केसेस भी बाहर निकलेंगे, ये फिर 96 के केसेस भी बाहर निकलेंगे, फिर अदालतें फिर और चीजें भी इन्वेस्टिगेट करेंगी। ये फिर मसला एंड नहीं होगा, क्योंकि ये पिछली जस्टिस की रिपोर्ट भी है, सीरियस खिलाड़ी भी है हमारे, फिर अभी जायद भी सबूत लाने को तैयार हो जाते हैं और अफरीदी केस करने में तैयार हो जाता है, तो ये एक पंडोरा बॉक्स चल जाएगा। शोएब अख्तर की आपने बात सुनी, वसीम अकरम की आपने बात सुनी, वो भी कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरह सुलह हो जाए। सिकंदर बख्त साहब, पहला सवाल तो ये है कि ये कब तक ये हमारे आसेब ये कब पीछा छोड़ेगा हमारा? कौन सा आसेब? ये फिक्सिंग वाला। देखिए, उसके लिए हमें पूरी कौम को एक लाइन ड्रॉ करनी है। पहले सबसे पहले ये बताइए कि हम को ये लाइन ड्रॉ करनी है कि जिसने मुल्क बेचा, जो मैच फिक्सर है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नज़दीक नहीं आएगा। सबसे पहले ये सारा कुछ दब जाएगा अगर एक चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज फैसला कर ले और खड़े होकर ये कह दे कि हमने ये फैसला कर दिया कि आज के बाद कोई पाकिस्तान में कोई इन्वॉल्व हुआ मैच फिक्सिंग में वो स्टेडियम में नहीं दाखिल हो सकता। भाई ये होना चाहिए, इसलिए कि हम बच्चों देखें। अभी आपका आमिर खेल आपने मतलब जो इसने मैच फिक्स किया, जिसको सजा हुई, आपने उसको पाकिस्तान टीम में दोबारा लिया, उसको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया। सोहेल खान जो दूसरा फास्ट बॉलर है, उसको पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो बेचारा शरीफ बच्चा, ईमानदार बच्चा, उसको आपने कुछ नहीं दिया। फिर आपने सलमान बट को लिया है PSL के अंदर, उस ड्राफ्टिंग के अंदर आपने मोहम्मद आसिफ को लिया है। जो लोग सजा याफ्ता हैं, कम से कम आप उनको तो दूर रखें ना क्रिकेट से। बच्चों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप देखिए, मैं इस मामले में इतना परेशान हूँ कि मैंने ये भी नहीं कह सका कि आज हमारे साथ क्रिकेट के मुझे शिकायत है, उन्होंने हुमा ने जो है यूसुफ का नाम लिया। अभी भी तैयार हो रहा था, इस मामले में इतना परेशान हूं कि क्या होगा, क्योंकि कोई भी इल्जाम किसी पर लगा देना तो हमारे यहाँ उसको सच है कि हाँ कुछ ना कुछ। मेरे ख्याल से जो है ना बात करना, वो जो कल भी बात हो रही थी कि हमारे लड़कों को बात करने का तरीका नहीं आता कि हमें किस तरह बात करनी चाहिए। अगर जावेद मियादाद इस जगह ये कहने के बजाय कि इसने मैच फिक्स किए थे, मैंने इसको पकड़ा, मैंने लड़कों को पकड़ा, उन्होंने तो बोला मैंने पूरे लड़कों को पकड़ा, टीम को पकड़ा कि जो मैच फिक्स करते हैं, बहुत बड़ी बात कर दी है। उसकी जगह वो ये कहते थे शायद अपना मुंह बंद रखो, मुझे भी पता है कि पैसे तुम लोगों ने कहां से कमाए, इतना कह रहा था, तो वो फिक्सिंग में नहीं आता, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाती बात, जज्बात में वो कह गए। एक तो ये लैक ऑफ रिस्पेक्ट है, लेकिन आप इसको आते हुए किस तरह देखते हैं? खासतौर पे मियां दाते हैं अगर ये भी कह दिया है कि लड़कों को पकड़ा तो मजीद इन्वेस्टिगेशन, ये पेंडोरास बॉक्स है जो खुल गया। देखिए, मैं तो ये बात पकड़ ली है ना, मैं मतलब शरारती आदमी हूं, मैंने ये पकड़ के रख लिया कि जी इन्होंने बोला कि पूरी टीम ने किया है, ठीक है। मगर ये कि वो दूसरे लोग जो मिलकर सबको ठंडा कर रहे हैं, वो सब इसीलिए कर रहे हैं कि देखें जो है कहते हैं ना, एक हमाम में सारे एक जैसे ही हैं, तो वो इस वक्त यही है चक्कर, तो सब चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में पहले भी बोला था, जब मैं सेलेक्टर था तो तोकी ज़िया, जनरल तोकी ज़िया जो कि यूनिफॉर्म जर्नल थे, उन्होंने मुझे कई नाम बताए और बोला यार सिकंदर ये लोग जो हैं, मैं वो नाम बिल्कुल नहीं लूँगा इसलिए कि मेरे पास सबूत नहीं है, ठीक है ना, तो मैं बिल्कुल इस चक्रों में नहीं फंसना चाहता। मगर मुझे उन्होंने बताया, मैंने उनसे कहा भी कि आप पकड़े हैं, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान का नाम, इज्जत का सवाल है, इसलिए मैं नहीं कर। उन्होंने बिल्कुल अपनी जगह पे सही किया। मगर जैसे मैं आप कह रहा हूं ना कि एक लाइन तो ड्रॉ करें ना PCB, ताकि आइंदा कोई हरकत ना कर सके। वो ये कहे कि जो लड़का मैच फिक्सर है, मैं पकड़ा गया, शक हुआ, हमने पकड़ा, वो स्टेडियम में नहीं दाखिल हो सकता, तो फिर जाके ये बच्चे जो है ना सुधरेंगे। मतलब आज के बच्चे को क्या मैसेज है कि मैं बहुत अच्छा स्टार हूं, मैं आऊंगा, मैच फिक्स करूंगा। अब क्या लोग उसको कहेंगे क्या तू कर फिक्स, 3-4 साल नहीं खेलेगा ना, फिर का आमिर की तरह इतने बड़े बड़ों पर इल्जाम लग रहे हैं। खैर है, तो मगर आपने ये करना है। अगर ये पंडोरा बॉक्स खुलता है ना उसामा, आप ये देखिएगा, आप शर्मा जाओगे कि जितने लोगों के नाम आएंगे ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं।
तो आप घबरा जाओगे कि यार ये क्या हो गया। तो इसलिए वो सब चाह रहे हैं कि यार ये जो है धुआं है इस वक्त बैठ जाए। अच्छा, तो ये निपटेगा कैसे अब मामला? मेरे ख्याल से शाहिद अफरीदी को तो मैं इसलिए पीछे से पुश कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जी ये इमरान खान और उनमें ये फ़र्क है, तो फिर मैं शाहिद अफरीदी को बार बार ये कह रहा हूँ कि आप में भी इमरान खान में फ़र्क नज़र नहीं आना चाहिए। इमरान खान गैरतमंद था, बहादुर था, वो गया कोर्ट के अंदर, इयन बॉथम, लैम्प को सबको लेकर अदालत में गया, सबने माफ़ी मांगी उससे जब ये साबित हो गया कि वो मैच फिक्स नहीं करता। लेकिन फिर आप खुद ही कह रहे हैं ना कि उससे फिर बहुत सी बदनामी हो सकती है। क्रिकेट बोर्ड, फिर मैं तो क्रिकेट बोर्ड पे ये प्रेशर डाल रहा हूँ ना कि आप एक दफ़ा फैसला करें कि जो ये चीज़ों को दबा दें और फिर लाइन ड्रॉ कर दें कि आज के बाद से कोई मैच फिक्स करेगा वो स्टेडियम में दाखिल नहीं हो सकता, उस पे स्टेडियम में दाखिल होने की पाबंदी होनी चाहिए, ताकि सारी जिंदगी, अब क्या है, लड़कों ने मैच फिक्स किए, पैसे कमाए, उसके बाद सजाएं काटी, अब फिर दोबारा क्रिकेट खेल, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, जो आप कह रहे हैं 100% ऐसा होना चाहिए, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको याद है, आपको ऑस्ट्रेलिया में डीन जोन्स के बारे में हमने जो पढ़ा है, वो डीन जोन्स के को शक पड़ गया था ऑस्ट्रेलियंस को कि ये जो है सबसे अच्छा वनडे क्रिकेटर था, उन्होंने आहिस्ता से उसको किनारे कर दिया। लेकिन शेन वॉन मार्कवॉ आपको याद है, ठीक है, वो उनका कल्चर है, तक का नाम आया, उनका कल्चर है। हमारे कल्चर के अंदर आईपीएल में आप पॉलिटिकल शो करते हो, हर आदमी क्या कहता है कि हम करप्शन के दलदल में फंसे हुए, कहते हैं ना आप लोग ये बात। तो जब करप्शन के दलदल में फंसे तो वो जो बड़ा है वो छोटे को कहता है छड़ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा हैगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा माशरा डिफरेंट है, उनका माशरा डिफरेंट है, हमें यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है। जब तक वो लाइन ड्रॉ नहीं होगी ये चक्कर चलते रहेंगे और आपको कोई ये जो कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बातें ये चलती रहेंगी। मियादाद ने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल कर दी है और शाहिद अफरीदी को अपने आप को क्लियर करना है, वरना हम बार बार कहते रहेंगे। आपने खुद कहा है कि आपके पास सबूत नहीं है, ऐसी बातें होती रही जब आप हम तो सुनते हैं ना, हम तो क्रिकेट में, तो फिर मियादाद साहब के पास भी सबूत तो नहीं होंगे ना? मियादाद का हो सकता है हो, इसलिए कि वो कोच था, वहां पे मौजूद था, उसने कहा मैंने पकड़ा है उसे। तो पकड़ने से क्या मुराद है? देखिए, सबूत ये नहीं हो सकता कि उसने गलत शॉट मारा, सबूत ये नहीं हो सकता उसने 2 वाइड बॉलें कर दी, उसने बड़ी नो बॉल कर दी, ये सबूत नहीं हो सकता। सबूत ये होगा कि जी ये पैसे आदमी आके खड़ा हो और कहे कि जी मैंने इस शख्स को $2 लाख दिए थे कि ये मैच फिक्स करे, वो सबूत होगा। कौन सामने आएगा वो भी तो पकड़ा जाएगा। कि ये सबूत होगा कि नहीं। क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कुछ नहीं कहा। क्रिकेट बोर्ड जो है इसलिए नहीं कह रहा कि दोनों जो है उनसे उनका ताल्लुक नहीं है क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। अफरीदी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो अभी तक है, मगर वो खत्म हो जाएगा इस साल, इसलिए कि वो क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे। तो क्रिकेट बोर्ड अभी खामोश है, इसलिए कि शहरियार साहब बीमार हैं, शायद वो अपना इलाज करें, अल्लाह उनको सेहत दे। सेठी साहब ने अब तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। देखें, इसमें सेठी साहब को ये फैसला बेचने वाला क्रिकेट दोबारा खेलेगा या नहीं खेलेगा। मैं, लोग मुझसे कहते हैं जी फलाने भी बेचा, फलाने भी बेचा, आई डोंट केयर अबाउट दैट। हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है क्रिकेट की, हम उसको साफ रखना चाहते हैं। ये मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इसलिए इन चीज़ों को अभी दबाएं, मगर लाइन ड्रॉ कर दें कि कोई मैच फिक्सर जो है वो स्टेडियम में दाखिल नहीं हो सकता, ये होना चाहिए। इस चीज ने, ये लाला की और मियादाद की जो ये कंट्रोवर्सी है, इसमें ये बात निकली है कि इट नीड्स टू बी क्लीन। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखें, ये चलता रहेगा। बच्चों को आपने अभी तक कोई ऐसा सबक नहीं सिखाया है कि जी अगर आमिर को आप नहीं लेते, आमिर को आपने लेकर क्या हासिल किया? मुझे सिर्फ इतना बता दें, कोई मैच उसने जिताया? आप बताएं उसामा, आप तो क्रिकेट से ताल्लुक, कोई एक मैच जिताया उसने? उससे अच्छी बॉलिंग तो शोएब खान ने की। बस वो गुजारा हो रहा है, बस गुजारा हो रहा है, मतलब है कि एक पार में है सारे, कोई एक कट अबव नहीं। ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। हम एक और बात पर भी आपकी राय चाह रहे हैं, क्योंकि आप एक कमेंटेटर भी हैं और खेल से आपका ताल्लुक पूरी तरह आप दीजिए खिलाओं भी देखते हैं। एक और मामला जो है खबरों में है, मैं उस पर भी आपकी राय चाहूंगा, क्योंकि भारत ने तंग नजरी की इंतहा कर दी हुई है, खेल को भी सियासत में घसीट लाई है। ये मनाजिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर दफ्तर में गुज़श्ता साल उस वक्त रिकॉर्ड हुए जब पूरी IKF का काबिल कदर रुकन है, लेकिन हालात के पेश नजर पाकिस्तान को इवेंट में शिरकत की इजाजत न देने का फैसला किया गया है। सोशल मीडिया पर इस फैसले का रद्द-ए-अमल इस जुमले के साथ आ रहा है कि जैसे ब्राजील के बगैर वर्ल्ड कप फुटबॉल ताज्जुब की बात होगी, इसी तरह हाल ही में भारत को जेर करने वाली पाकिस्तान टीम के बगैर कबड्डी का वर्ल्ड कप भी बेमजा साबित होगा। अच्छा सिकंदर साहब, ये एक जमाने में स्पोर्ट को बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर समझा जाता था और फ्रेंडली मैचेस हो रहे हैं, मतलब एक फ्रेंडलीनेस की उसमें डायरेक्शन में लेके जाया जाए। अब तो हर जगह लड़ाइयां हैं। नहीं, देखिए, भारत जो है वो अपने पैसे के नशे में एक मस्त हाथी की तरह है। उसने इतना अब क्रिकेट पे कंट्रोल कर लिया, बल्कि दुनिया की क्रिकेट पे कंट्रोल कर लिया कि ICC ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए। ICC कहते हैं ना कि बिल्कुल गटलेस किस्म का जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो भारत के सामने उसने घुटने टेक दिए, बिग 3 का चक्कर आया।
DRS आपको पता है ना, जो होता है रिव्यू होता है, जी। वो भारत नहीं करता, पूरी दुनिया करती है, वो मना करता है। अच्छा, उसके बाद 13 टेस्ट गालिबन उन्होंने खेलने हैं अपने होम ग्राउंड पे, और पाकिस्तान वही उन्होंने एक सिर्फ इसलिए कि सचिन तेंदुलकर को गलत आउट दिया, उन्होंने कहा DRS हम नहीं मानेंगे, तो वो आज तक नहीं मान रहे। अब कोहली ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम DRS शायद एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद वाडा का एक जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग जो है एजेंसी, उसने एक फॉर्मूला निकाला था जो पूरे दुनिया के खिलाड़ियों पर है कि आप वेयर अबाउट्स, जब आप छुट्टियों पे होते हैं, वेयर इज योर वेयर अबाउट्स, कहाँ हैं आप, कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे, उसने भी क्रिकेट बोर्ड ने हम नहीं करेंगे। तो भारत जो है पैसे के नशे के अंदर इस वक्त उन्होंने हमारी क्रिकेट खराब की है, हमारे लड़कों को वो नहीं बनना चाहते कुछ। आप जो मेरे से सवाल करें, आप किसी और क्रिकेटर से बोलें, कोई आपको जवाब नहीं देगा। मैं कहता हूं कि कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए, और किसी और लड़के से पूछें, कोई नहीं देगा, इसलिए कि पैसा है, पैसे के सामने कोई नहीं बोलता। हमारा कोई लड़का हमारा जो वहां जाता है उससे पूछ के ये सवाल पूछेगा, वो कहेगा नहीं जी, इधर उधर दाएं बाएं मार देगा। इसलिए किसी अदाकार ने आज तक खड़े होकर, जो आप लोग कह रहे हैं कि इनको निकाल दिया वहां से, किसी ने खड़े होकर बोला है कि नहीं कश्मीर को आजादी मिलनी चाहिए? कोई नहीं बोलता। पैसे में बहुत ताकत है सर। पैसे तभी अश्विन का जो है उनको बाजू नजर नहीं आता, वो विकेट लिए जा रहे हैं। वो इंडिया है, वो इस वक्त बिल्कुल एक मस्त हाथी की तरह है, जिसके पास इतना पैसा है कि वो हर चीज खरीद लेता है, तो वो इसलिए ये सारी बातें कर रहा है, और कोई नहीं करेगा। आप देखिएगा गोरी भी उसके आगे घुटने टेक देंगे, वो कहेगा हम अपनी क्रिकेट खुद कराते हैं, जिस तरह वो IPL करा रहा है, सब कहेंगे ओके। सिकंदर बख्श साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जज्बात में नजर आ रहे हैं। और जब आपसे बात होती है कोई और नई चीजें भी निकलती हैं, तो अभी हमें मतलब बड़ी चीजें, हमें अंडरस्टैंडिंग बड़ी आती है ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। एक और मैच की बात कर लें। हाँ जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें कुछ देर में ब्रेक भी लेनी है, और लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले हम ब्रेक से पहले मैच की स्टोरी कर लेते हैं। फॉर ऑल द फुटबॉल लवर्स आउट देयर, ये आप लोगों के लिए कि गुज़िश्ता रोज तेहरान में वर्ल्ड कप फुटबॉल मेरा तो ख्याल है कि काफी अच्छी तरीके से कर लिया, मैनेज कर लिया। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद मिलेंगे जियो पाकिस्तान में। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुहर्रमुल हराम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, यौम आशूर की बात कर रहे हैं, और जो इंतजामात नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, हमने उसकी भी बात की है। अभी हम कराची की बात करेंगे और पेशावर की भी। हमारे साथ दोनों शहरों से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। कराची से काशिफ मुश्ताक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और आदिल परवेज पेशावर से हमारे साथ हैं। कराची से शुरू करते हैं। काशिफ, बताइएगा कि एक तो आप किधर इस वक्त खड़े हैं, क्या देख रहे हैं, और DG रेंजर्स और CM सिंध ने भी दौरा किया है इस जगह का, उसके हवाले से कुछ बताएं। जी बिल्कुल, देखें, हम सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं, और नश्तर पार्क से जुलूस बरामद होने वाला नुमाइश चौरंगी पर पहुंच चुका है। अब से कुछ देर कबल जो है सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस जगह का दौरा किया है, और सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम का जायजा लिया गया है। जो जुलूस पर सिक्योरिटी के एहलकार मामूर हैं, 6000 से जायद पुलिस एहलकार, जबकि 2000 से जायद रेंजर्स एहलकार यहाँ सिक्योरिटी पर मामूर हैं। जबकि जुलूस की जो गुजरगाहें हैं उन पर बुलंद इमारतों पर जो है स्नैपर्स भी तैनात किए गए हैं। सबसे पहले जुलूस का जो अगला हिस्सा है वहाँ BDS का अमला है। पहले BDS का अमला जो गुजरगाहें हैं उनको क्लियर करता है, उसके बाद स्काउट्स का अमला आगे आता है, और उसके बाद पुलिस और रेंजर्स, और इसके बाद जो है अज़ादारान को आगे आने की इजाज़त दी जा रही है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि अज़ादारान की बड़ी तादाद जो है वो बढ़ रही है। नश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस जो है वो इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर पहुँचा है, नुमाइश चौरंगी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ से रीगल चौक पर जो है नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद रेडियो पाकिस्तान से होता हुआ लाइट हाउस, और लाइट हाउस से ईरानी हुसैनिया इमाम बारगाह पर ये जुलूस जो है इख्तिताम पजीर भी होगा। जी काशिफ मुश्ताक हमारे साथ रहे, और जिस तरह हम देख भी रहे थे कि DG रेंजर्स और वज़ीर आला सिंध बड़े मुतमईन नजर आ रहे थे सारे इंतजामात से, उनके चेहरों से नजर आ रहा था कि काफी मुतमईन है वो। आदिल, बताएं पेशावर के बारे में। जी उसामा, पेशावर में यौम आशूरा का पहला जुलूस जो है वो आगा सैयद अली शाह इमाम बारगाह से बरामद होगा, जो कि चिड़ी कोबान से रोड से होता हुआ पीवल मंडी पहुँच तरक्की सखानी से होता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में आज यौम आशूरा के 12 मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं, जो कि जिनमें से 11 जुलूस जो है वो अंदरून शहर बरामद होंगे, जबकि एक जुलूस जो है वो पेशावर का नवाई इलाका है वटपका, वहाँ से बरामद होगा तकरीबन 4 बजे के करीब। और इन जुलूसों का जो इख्तिताम है वो तकरीबन 6 बजे के करीब होगा। इस मौके पर हम देख रहे हैं कि अंदरून शहर को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। 7000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं मुख्तलिफ मकामात पर। इसके अलावा जो रूफ टॉप्स हैं वहाँ पर भी पुलिस एहलकार तैनात हैं। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन पुलिस के आला हुकाम विजिट कर रहे हैं, सिक्योरिटी का असर लिया जा रहा है। पेशावर के कोहड़ी चौक में सुप्रीम कमांड पोस्ट भी बनाई गई है, जहाँ पर CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है जुलूसों की। जो जुलूस भी बरामद होता है उसके आगे पुलिस के स्पेशल कमांडोज होते हैं जो फर्स्ट लेयर में होते हैं। उसके बाद
डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, इसके अलावा बम डिस्पोजल यूनिट का अमला जो है वो भी जुलूस के रास्तों की जो है क्लीनिंग स्वीपिंग करता रहता है। इसके अलावा सफाई के एहलकार जो हम देख रहे हैं कि सुबह से इन इलाकों की सफाई की जा रही है। इसके अलावा रेस्क्यू 122 का अमला भी यहाँ पर मौजूद है जो कि जुलूस के साथ साथ रहेगा। 12 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज सिटी में लाई गई हैं। जी साहब, बहुत शुक्रिया आदिल परवेज आपका पेशावर से, और काशिम मुश्ताक कराची से आपने हमें अपडेट यौम आशूर के बारे में, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज जियो पाकिस्तान में हमने एक और अहम बात भी की, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की किस तरह वो अलहदा हुई MQM लंदन से, और उसके बाद जिस तरह मान लिया गया है MQM पाकिस्तान को बतौर एक हकीकत, बतौर एक पार्टी, दो बड़ी जमातों की तरफ से, दो हुकूमतों की तरफ से, ये भी आप कह सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मान लिया, और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मान लिया। और जिस तरह मैंने पहले बात कही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो बड़ी हिमायत में बात भी की है MQM पाकिस्तान की, लेकिन इस जमात के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो रहे। इस पर हमने बात करनी। बिल्कुल, हमने आपसे वादा किया था कि हमारे साथ होंगे MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल साहब, क्या MQM पाकिस्तान अपने दिए गए अल्टीमेटम पर अमल दरामद कर सकती है, और वो ये था कि असेंबलियों से इस्तीफा दे दे? MQM ने अल्टीमेटम नहीं दिया है, अगर आप इसको इस तरीके से लीजिए। हमने ये ज़रूर कहा है कि अगर हमारे बेगुनाह सियासी कारकुनान की गिरफ्तारियाँ इसी तरीके से चलती रहें और हमारे जो कारकुनान मतलूब नहीं हैं वो असीर होते रहें, जो हमारे यहाँ के अवामी मसाइल जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं और हुकूमतें जिन पर कोई कान नहीं धर रही हैं, तो शायद हमारे पास फिर इस इंतहाई कदम के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। और जब MQM इस्तीफ़े देगी, हमने ये कहा है, तो वो फिर सिर्फ कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली से नहीं, फिर हम बल्दियाती इदारों से भी बाहर आ जाएंगे, और जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स। फैसल साहब, अगर आपने अब इस्तीफे दिए तो ये भी कहा जा सकता है कि बानी MQM के कहने पर आप ये कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये मुतालबा कर दिया आपसे। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके मुतालबे की नौयत कुछ और है, और जो MQM की तशवीश है, जो MQM की फिक्रमंदी है अपने कारकुनान और अपने अवाम लेकर, वो कुछ और है। अच्छा फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि MQM पाकिस्तान के अगर इस्तीफे हुए तो ये MQM की पिछली रिवायत की तरह होंगे कि इस्तीफे दिए और फिर वापस ले लिए? सियासत में इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए, और अगर हमारे कभी इस्तीफे देने की नौबत आई और उसके बाद अगर हमसे हुकूमतें राबता करें, हुकूमत सिंध हो या वफाकी हुकूमत हो या हमारे दीगर इदारे हों, और जो हमारे मसाइल हैं उनको हल करने की यकीन दहानी कराएं, तो इसमें कुछ ऐसा मायूब भी नहीं है। अब तक एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या फारूक सत्तार की सरबराही को MQM के सब लोगों ने जो पाकिस्तान में है मान लिया है? जी, जो MQM पाकिस्तान है वो डॉक्टर फारूक सत्तार सरबराही में बिल्कुल एक है, मुत्तहिद है, फाल है और मुतहर्रिक है। अच्छा फैसल साहब, ये भी बताइए कि पाकिस्तान से बाहर जो मौजूद हैं MQM के रहनुमा जैसे हैदर अब्बास रिजवी वगैरह हैं, उनके बारे में क्या इत्तलात हैं, वो अब क्या करेंगे? मेरे ख्याल में उनके वतन वापसी का तो वो खुद बेहतर बता सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे राब्ते में भी हैं, हमारे साथ भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब भी वो या हमारे दीगर साथी जो हैं, जो हमारे अरकान असेंबली मुल्क से बाहर हैं, वो जब भी पाकिस्तान आपकी तरफ से तो मुख्तलिफ बात कही गई, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने MQM के बानी को गद्दार कहने से गुरेज किया, इस पर आपकी राय क्या है? मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है उसामा, कि सियासत में इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए, और अच्छा है कि हम सियासत में बजाय दुश्मन तराजी के और एक दूसरे को अलकाबात देने के एक दूसरे के हवाले से वो बात करें कि जो नज़रियात के हवाले से हो, जो आमाल के हवाले से हो। कोई किसी को सरतापा मुजरिम नहीं बताएं, लेकिन अगर कोई जुर्म करे तो उनको बबांगे बपल करें। अच्छा फैसल साहब, ये भी बताइएगा, कराची ऑपरेशन पर जो आपके एतराज़ात थे, तो क्या सूबाई हुकूमत ने किसी से राब्ता किया, आपसे राब्ता किया? हमारी कोशिश रहती है कि सिंध हुकूमत से, वज़ीर आला साहब से हमारा राब्ता रहे। इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं। वफाकी हुकूमत से भी हमने कहा है, हमसे भी, रेंजर्स से भी, सबसे हम ये कह रहे हैं कि देखिए, एक हमारे गुज़िश्ता बरस के इस्तीफ़ों के बाद हुकूमत ने वादा किया था ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी, यानी शिकायत के अजाले के लिए कमेटी बनाई जाएगी। उसका मकसद ये था कि जो शिकायत हैं
उनको सुना जाए, और बजाय इसके कि मेगाफोन डिप्लोमेसी हो और मीडिया के ज़रिए हमारे किसी बयान के ज़रिए, किसी और के बयान के ज़रिए एक सिलसिला सूरत हाल ऐसी दरपेश आ जाए कि जहाँ पर तनाज़ात ख़त्म होने के बजाय मज़ीद जन्म ले, तो वो सूरत हाल ना हो। बदकिस्मती के साथ वो इनफेक्टिव ही रही वो GRC। फिर हम रोज़े अव्वल से कहते आए हैं कि एक मॉनिटरिंग कमेटी हो, ताकि आम लोगों को भी जो शिकायत हैं, मैं सियासी कारकुनान को भी नहीं, उन शिकायत का अजाला अदालती अमल से पहले ही हो जाए तो क्या ही अच्छा हो। तो अफसोस की बात यह है कि अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। हम सियासी लोग हैं, तवक्को ये करते हैं कि हुकूमत सिंध, वफाकी हुकूमत हमारी इस अपील आप देखते हैं फैसल सब्ज़वारी साहब के आपके तहफ़्फ़ुज़ात, MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात, ये दोनों जमातें दूर कर सकती हैं नहीं, या दोनों हुकूमतें ख़ासतौर पर सिंध की हुकूमत और उसके बाद वफाकी हुकूमत? और हम तो इधर हैं ही, तो हम आपसे बात करते रहेंगे और आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे इस हवाले से। अभी छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है और दोनों तरफ से अब तो बयानात बड़े सख्त होते जा रहे हैं। अच्छा, ये मुड़ के आपने मेरी तरफ इसलिए देखा है क्योंकि आपको पता है कि मेरा एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट है इस चीज़ में। यकीनन। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है जी। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की खवातीन से मुताल्लिक 11 साल पुरानी गुफ्तगू को जिनसी हमला करार दे दिया है, और व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉश आर्नेस्ट का कहना था कि सदर ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप की खवातीन से मुताल्लिक गुफ्तगू को मकरू और नाखुशगवार कहा है। तर्जुमान का कहना था कि ट्रंप की गुफ्तगू जिनसी हमले के मुतरादिफ है। और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर पॉल रायन और मुखालफत करने वाले पार्टी सेनेटर्स पर कड़ी तनकीद की है, और ट्रंप का कहना था कि अब वो हर किस्म की पाबंदी से आज़ाद हैं और अब वो हिलरी क्लिंटन से अपने हिसाब से निपटेंगे। उधर साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने ट्रंप के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि वो इस बारे में फैसला अमरीकी अवाम पर छोड़ देते हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी उन्होंने मेच्योरिटी, ऑब्वियसली इतने वो वेटरन रहे हैं प्रेसिडेंट 2 बार, तो यही कहेंगे, कुछ कर नहीं आगे। लेकिन उसामा, दैट्स अ बिग थिंग। हाँ, लेकिन अब देखें ना, क्लिंटन मेरा ख्याल है इतने अरसा सदर रह चुके हैं अमेरिका के, तो उन्होंने जो उन पर हमला हुआ है इस पर ट्रंप पहले कह चुके थे, खबरें आ रही थी कि वो क्लिंटन पर हमला करेंगे। बता दें कि क्लिंटन नहीं, हिलरी क्लिंटन और ट्रंप की जो लीड है वो अब इतनी ज्यादा हो गई है कि ट्रंप बिल्कुल नीचे चले गए, मतलब डबल फिगर्स पे बात चली गई है। सो ही इज नॉट गोइंग टू मेक इट। मुझे लगता है अब यही मड स्लिंगिंग होगी, बहुत ज्यादा हमले करेंगे वो हिलरी क्लिंटन पर। देखते हैं आने वाले दिन में क्या होता है। जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे, और खासतौर पर ट्रंप के खिलाफ अगर कोई खबर आएगी तो आपको पता है हम यहाँ हैं और यकीनन वो आपको जरूर बताएंगे। यौम आशूर के बारे में हम मुसलसल बात कर रहे हैं जियो पाकिस्तान में, और अभी हम लाहौर जाएंगे और लाहौर में बात करेंगे। अमीन हफीज हमारा इंतजार कर रहे हैं लाहौर में। अमीन हफीज, बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ हैं और क्या हो रहा है? लाहौर में 10वीं मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इस वक्त बिल्कुल हमारे साथ है, और ये मोची दरवाजे की मुख्तलिफ गलियों से अपने मुकर्ररा रूट पर रवा दवा है, और इसका रुख इस वक्त मस्जिद वजीर खां की तरफ है, और ये मरकजी जुलूस मस्जिद वजीर खां से बाद में होता हुआ कश्मीरी बाजार जाएगा, जहां पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। मरकजी जुलूस के शरोका नोहा ख्वानी और सीना को भी कर रहे हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात के हवाले से नोहा ख्वानी में अपना कलाम पेश कर रहे हैं। ये मरकजी जुलूस आज रात करबला जामे शाह पहुंचकर एहतराम पजीर होगा। सिक्योरिटी के खसूसी फूल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। जुलूस में शामिल होने वाले हर शख्स की मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट के जरिए खसूसी चेकिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया अमीन हफीज, सारा माहौल आप हमें दिखा रहे थे जो इस वक्त लाहौर में है। एक और मामला जो कई दिन से खबरों में है और उसका कोई हल अभी फौरी नजर नहीं आ रहा, जिस पर सहाफती बरादरी भी बहुत तशवीश में मुब्तला है। एक खबर पर सहाफी का नाम ECL में डाल दिया गया, हालांकि वजीर दाखिला खुद ये कह चुके हैं कि ECL में किसी का नाम शामिल करने का पूरा निजाम बदल दिया गया है। अस्करी ज़राए का कहना
कहना है कि अंग्रेजी अखबार और सहाफी सिरिल अल्मेडा पर एतराज नहीं, ना ही इसका नाम ECL में डालने को कहा। एतराज यह है कि इतनी हसास खबर इतने हसास और अहम इजलास से बाहर कैसे आई और खबर को तोड़ मरोड़ के क्यों पेश किया गया। हमारा मुतालबा है कि जिसने खबर लीक की उसका पता लगाया जाए। जरा के मुताबिक हुकूमत का कहना है कि अंग्रेजी अखबार के सहाफी के नाम तहकीकात की गर्ज से फहरिस्त में डाला गया है और अंदरूनी मुल्क उनकी नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं। ये सब अखबार की जानिब से 6 अक्टूबर को एक खबर लगाने के बाद हुआ जिसकी वज़ीर आज़म हाउस ने तरदीद की थी। वजूहात कुछ भी हों, हम तो सिर्फ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को वो बातें याद कराना चाहते हैं जो उन्होंने ECL के हवाले से खुद की थी। कंट्रोल लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ आला अदालतों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनकी रिकमेंडेशंस पे, उनकी हदायत पे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाला जाएगा। उसके बाद डिफेंस फोर्सेस, बहुत सारे केसेस होते हैं जहां डिफेंस फोर्सेस के डिजर्टर्स होते हैं, हम नहीं चाहते कि वो बाहर जाएं, वो ECL पे डाले जा सकते हैं उनकी रिकमेंडेशन पे। सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस जिनके हमें बाकायदा रिकॉर्ड दिया जाता है कि इनका मुल्क से बाहर जाना और कहीं और नौकरी करना, वो पाकिस्तान की सेंसिटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मफाद के खिलाफ है। एस्पाइनेज के हवाले से स्पाइज, जासूस जो पकड़े जाते हैं मिलिट्री की तरफ से या डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। सो डिफेंस के हवाले से जो सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफेंस हैं, आला अदालतें हैं, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ECL पे रहेंगे। जाहिर है प्रोस्क्राइब्ड हैं, उनका आना जाना बैनुल-अक़वामी कानून के तहत भी उसकी ममानत है। वज़ीर दाखिला के दावे और वादे तो अपनी जगह, कानूनी माहिरीन भी इस तरह ECL में नाम डालने को गलत करार दे रहे हैं। उसके ऊपर आपको बकायदा शो कॉज इशू करना है बंदे को, जिसकी आप हरकत का जो राइट है, बुनियादी राइट है, आप उसे सल्ब कर रहे हैं। आपके इंटीरियर मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे कि पुराना दौर खत्म हो गया कि मर्जी के मालिक होते थे हम और ECL पे डालते थे, अब कानून के मुताबिक हम चलते हैं। किसी को, मैं यहाँ पे खड़ा होकर कह रहा हूँ कि किसी को मेरे वॉच के नीचे ECL पे नहीं डाला गया, तो खुद देख लें ये क्या कर रहे हैं। सो पहली बात तो ECL से रिलेटेड बिल्कुल गैर आईनी